स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको ERP इम्प्लीमेंटेशन और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप जानेंगे कि ERP सिस्टम कैसे काम करता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की रणनीतियां, जीवन चक्र के विभिन्न चरण और सिस्टम डेवलपमेंट में SDLC और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जैसे मॉडल्स की भूमिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ERP सिस्टम को लागू करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया को ERP इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी कहा जाता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों के अनुरूप ERP सिस्टम को प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट के जरिए सफलतापूर्वक लागू करना होता है। इसका प्रमुख लक्ष्य है व्यवस्थित एकीकरण, संचालन में कुशलता और व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन। अब हम बात करते हैं वाटरफॉल मेथडोलॉजी की। ये एक लाइनियर और क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चरण को पूरा करने के बाद ही अगले चरण पर बढ़ा जाता है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त होती है जिनकी आवश्यकताएं पहले से स्पष्ट और स्थिर होती है और जिनमें परिवर्तन की संभावना कम होती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये एक स्पष्ट प्रोजेक्ट संरचना प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक चरण पर स्पष्ट माइलस्टोन होते हैं। प्रोजेक्ट का प्रबंधन आसान होता है क्योंकि प्रत्येक चरण पहले से निर्धारित होता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने पर इसमें बदलाव करना मुश्किल होता है। टेस्टिंग आखिरी चरण में होने के कारण डिलेज का खतरा बढ़ जाता है। ये उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जिनके ERP आवश्यकताएं स्पष्ट और स्थिर है। अब बात करते हैं एजाइल मेथडोलॉजी की। एजाइल एक इंटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है जो लचीलापन और निरंतर फीडबैक को बढ़ावा देती है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है जिनमें आवश्यकताओं में बार बार बदलाव हो सकते हैं या जिन्हें समय समय पर दोबारा आकलन करने की जरूरत होती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये बदलती आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से अनुकूलित हो जाती है। इसमें कार्यशील कंपोनेंट्स को जल्दी डिलीवर किया जा सकता है। टीमों के बीच सहयोग बेहतर होता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। बार बार बदलावों के कारण स्कोप क्रीप का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुभवी टीम और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है जो समय के साथ विकसित होते रहते हैं। हाइब्रिड मेथडोलॉजी में वाटरफॉल की संरचना और एजाइल के लचीलेपन को जोड़ा जाता है। ये बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त होती है जिनमें एक निर्धारित चरणबद्ध संरचना होती है लेकिन बदलाव की भी गुंजाइश रखी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जटिल हो सकता है और भूमिकाओं को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी रैड पर आधारित प्रक्रिया तेजी से विकास और उपयोगकर्ता सहभागिता पर केंद्रित होती है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त होती है जिनमें तेजी से तैनाती और बार बार उपयोगकर्ता इंटरैक्शन की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। विकास चक्र को तेजी से पूरा किया जा सकता है। ये अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करती है। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये कम उपयुक्त होती है और डॉक्यूमेंटेशन कमजोर हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा और प्रिंस 2 मेथडोलॉजीज की। सिक्स सिग्मा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो गुणवत्ता सुधारने और डिफेक्ट्स को कम करने पर केंद्रित होती है। ये उन प्रोजेक्ट्स में उपयुक्त होती है जिनमें प्रक्रिया सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये गुणवत्ता को बढ़ाती है, डिफेक्ट्स को कम करती है और दक्षता में सुधार करती है। हालांकि इसे लागू करने में काफी प्रशिक्षण और समय लगता है। प्रिंस 2 यानी प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स एक अत्यधिक संचित और प्रोसेस बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है। ये बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त होती है जिनमें विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन और सख्त गवर्नेंस की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये स्पष्ट भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और व्यावसायिक औचित्य प्रदान करती है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी कभी अत्यधिक नौकरशाही और बदलावों के लिए कम लचीली हो सकती है। अंत में ERP इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजीज का चयन किसी भी ERP प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक विधि अपनी अनूठी विशेषताएं और फायदे प्रदान करती है जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल होती है। वाटरफॉल स्थिर आवश्यकताओं वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। एजाइल उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है जिनमें आवश्यकताएं बार बार बदलती है। हाइब्रिड में संरचना और लचीलापन दोनों का संतुलन होता है। रैड तेज विकास और उपयोगकर्ता सहभागिता पर जोर देता है। सिक्स सिग्मा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। प्रिंस 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूत डॉक्यूमेंटेशन और नियंत्रण प्रदान करता है। ERP सिस्टम की जीवन चक्र प्रक्रिया यानी ERP लाइफ साइकिल में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। ये सभी चरण किसी संगठन में ERP सिस्टम के पूरे जीवनकाल के दौरान होते हैं। इसमें प्रमुख चरण होते हैं: अडॉप्शन डिसीजन, एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन,
यूज एंड मेंटेनेंस, एवोल्यूशन और रिटायरमेंट। हर चरण का उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम देना होता है। पहला चरण है अडॉप्शन डिसीजन फेज। इस चरण में संगठन के प्रबंधक ये तय करते हैं कि नया ईआरपी सिस्टम अपनाना आवश्यक है या नहीं। इसमें कुछ मुख्य गतिविधियां शामिल होती है। व्यवसाय की जरूरतों और चुनौतियों का आकलन करना, सिस्टम के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षित लाभों को परिभाषित करना, ईआरपी अपनाने के व्यवसाय पर प्रभाव का विश्लेषण करना। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि संगठन की रणनीति के अनुरूप सही सिस्टम अप्रोच को चुना जाए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जाए। इसके बाद आता है एक्विजिशन फेज। इस चरण में ईआरपी प्रोडक्ट और कंसल्टिंग पार्टनर का चयन किया जाता है ताकि संगठन की आवश्यकताओं को सबसे अच्छा समाधान मिल सके। इसमें मुख्य गतिविधियां हैं ईआरपी पैकेज का मूल्यांकन, जिसमें उसकी कार्यक्षमता, कीमत और सपोर्ट सेवाओं पर ध्यान दिया जाता है। ईआरपी के सफल क्रियान्वयन के लिए कंसल्टिंग कंपनी का चयन, अनुबंधों को परिभाषित करना और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण करना। इस चरण का लक्ष्य है कि कस्टमाइजेशन की आवश्यकता को कम किया जाए और लंबे समय तक सिस्टम का समर्थन सुनिश्चित किया जाए। इंप्लीमेंटेशन फेज ईआरपी लाइफ साइकिल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें ईआरपी सिस्टम को संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज और कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख गतिविधियां शामिल होती है। ईआरपी पैकेज को कस्टमाइज करना और पैरामीटर सेट करना, उपयोगकर्ताओं और इंप्लीमेंटेशन टीम को प्रशिक्षण देना, कंसल्टेंट्स के साथ सहयोग करना ताकि बेहतरीन प्रैक्टिसेस और कार्यप्रणालियों को लागू किया जा सके। इस चरण का उद्देश्य है कि ईआरपी सिस्टम व्यवसाय की प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाए ताकि उसका उपयोग सुचारू और प्रभावी हो सके। इसके बाद यूज एंड मेंटेनेंस फेज आता है। इस चरण में ईआरपी सिस्टम का नियमित संचालन और उसका रखरखाव किया जाता है। प्रमुख गतिविधियों में शामिल है ईआरपी सिस्टम का उपयोग करके अपेक्षित लाभ प्राप्त करना, सिस्टम में होने वाली खराबियों को दूर करने के लिए नियमित मेंटेनेंस, सिस्टम में सुधार लागू करना और अनुकूलन अनुरोधों को पूरा करना। इसका लक्ष्य है कि सिस्टम का प्रदर्शन अधिकतम हो और संचालन में बाधाएं न्यूनतम हो। अब बात करते हैं एवोल्यूशन फेज की। इस चरण में ईआरपी सिस्टम को नई क्षमताओं के साथ उन्नत किया जाता है। इसमें नई व्यावसायिक आवश्यकताओं और रणनीतियों का समर्थन करने के लिए फीचर्स जोड़े जाते हैं। इसका उद्देश्य है निरंतर सुधार और सिस्टम से विस्तारित लाभ प्राप्त करना। आखिरी चरण है रिटायरमेंट फेज। इस चरण में ईआरपी सिस्टम को तब बदला जाता है जब वो पुराना या संगठन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसमें मुख्य गतिविधियां हैं एक नए सूचना तंत्र या दृष्टिकोण पर निर्णय लेना। ईआरपी सिस्टम को रिटायर करने के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं नई तकनीकों का आगमन, व्यवसाय में रणनीतिक बदलाव या वेंडर पर भरोसे की कमी। इसका उद्देश्य है कि संगठन की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए एक अधिक उपयुक्त प्रणाली में सहजता से परिवर्तन किया जा सके। ईआरपी सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसे सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रभावी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सीमित समय में पूरी होने वाले और सामान्य व्यावसायिक संचालन से अलग गतिविधियों का समावेश होता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न टीमों की भागीदारी, संसाधनों का सही आवंटन और आवश्यक कौशलों का विकास जरूरी होता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप और बिना अधिक व्यवधान के पूरा हो। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कुछ प्रमुख चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें शामिल है सामान्य व्यावसायिक संचालन में अस्थायी बाधा उत्पन्न होना, समय के साथ कर्मचारियों की अधिक भागीदारी जिससे उनकी नियमित जिम्मेदारियों पर असर पड़ सकता है। इसके लिए संगठन का पूर्ण समर्थन, शीर्ष प्रबंधन की भागीदारी और सही संगठनात्मक संस्कृति की आवश्यकता होती है। यदि ये पहलू पूरे नहीं किए गए तो परियोजना असफल हो सकती है। ईआरपी प्रोजेक्ट टीम की संरचना में 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो पूरे इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करता है। दूसरा है स्टीयरिंग कमिटी, जिसे सीईओ के नेतृत्व में गठित किया जाता है। ये टीम विवादों को हल करती है और परियोजना को आवश्यक प्रायोजन यानी स्पॉन्सरशिप प्रदान करती है। तीसरा घटक है प्रोजेक्ट टीम, जो नई प्रक्रियाओं का विकास, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करती है। अंत में होते हैं वेंडर कंसल्टेंट्स, जो तकनीकी सहायता, सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि नई प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू करें, उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और परियोजना को गोलिव के लिए तैयार रखें। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए
विभिन्न रणनीतियां अपनाई जाती है। पहली रणनीति है बिग बैंग अप्रोच। इसमें पूरे सिस्टम को एक ही बार में स्विच किया जाता है। इसके लाभों में शामिल है कि इंप्लीमेंटेशन के तुरंत बाद ही सभी फायदे प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि इसमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जिनके पास ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए पर्याप्त तैयारी और संसाधन उपलब्ध होते हैं। दूसरी रणनीति है इंक्रीमेंटल अप्रोच, जिसमें ईआरपी मॉड्यूल्स को धीरे धीरे रोल आउट किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह फीडबैक प्राप्त करने और आवश्यक समायोजन करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसमें ईआरपी के सभी लाभों को प्राप्त करने में समय लग सकता है। एक अन्य रणनीति है पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें ईआरपी को पहले किसी एक साइट या विभाग में लागू किया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि संगठन से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जा सकती है और परियोजना में आत्मविश्वास बढ़ता है। हालांकि यह पूरे संगठन के लिए समस्याओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में रणनीति चुनते समय स्पीड, संसाधन, लागत, प्रशिक्षण, व्यवधान और सिस्टम पर विश्वास जैसे कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है, जिसे इंप्लीमेंटेशन प्लान कहा जाता है। यह योजना परियोजना के कार्यों, समय सीमा और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में कौन से कार्य, किस प्रकार और कब किए जाएंगे। इस योजना को विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की जाती है, जिसमें संसाधनों, लागतों और समय सीमाओं पर सहमति बनाई जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्लान में कुछ प्रमुख घटक शामिल होते हैं। इंप्लीमेंटेशन रणनीति, जैसे कि बिग बैंग, इंक्रीमेंटल या पायलट, परियोजना का विस्तृत समय निर्धारण और कार्य आवंटन, बजट अनुमानों और लागत प्रबंधन की योजना, एक संचार योजना जिसके माध्यम से हितधारकों को परियोजना की प्रगति और बदलावों की जानकारी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है गतिविधियों का समन्वय करना, प्रगति पर नजर रखना, समस्याओं का समाधान करना और परियोजना की गति बनाए रखना। ईआरपी परियोजना में रिस्क असेसमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य संभावित जोखिमों की पहचान करना और उन्हें समय रहते प्रबंधित करना होता है। इसमें प्रमुख कदम होते हैं: जोखिमों की पहचान करना, उनकी गंभीरता और संभावना के आधार पर प्राथमिकता देना, जोखिमों से बचाव के लिए रणनीतियां बनाना। आमतौर पर आने वाले जोखिमों में शामिल है बदलाव के प्रति प्रतिरोध, संसाधनों की कमी और तकनीकी चुनौतियां। सही जोखिम प्रबंधन से परियोजना में रुकावटों की संभावना कम हो जाती है और संगठन की तैयारी बेहतर होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, जो परियोजना के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। इसमें कुछ प्रमुख लागत तत्व शामिल होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर, कंसल्टेंसी, प्रशिक्षण और इंटीग्रेशन सेवाएं, सिस्टम मेंटेनेंस और भविष्य में अपग्रेड जैसे निरंतर लागतें। क्लोज मॉनिटरिंग के माध्यम से इन खर्चों पर नियंत्रण रखा जाता है, खासकर कंसल्टेंसी और प्रशिक्षण से जुड़े खर्चों में। ईआरपी परियोजना में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस महत्वपूर्ण होता है। इसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि परियोजना से अपेक्षित लाभ लागत को उचित ठहराते हैं या नहीं। इसमें दो प्रकार के लाभों की पहचान की जाती है: टैंजिबल बेनिफिट्स, जैसे इन्वेंट्री लागत में कमी; इंटैंजिबल बेनिफिट्स, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार। इसके लिए प्रोजेक्ट प्रगति और सफलता को मापने के लिए बेंचमार्क स्थापित किए जाते हैं। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि परियोजना अपेक्षित मूल्य को बजट और समय सीमा के भीतर प्रदान कर सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत कर दक्षता में सुधार लाता है, लेकिन इसमें कुछ छिपे हुए खर्चे भी होते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इनमें शामिल है कस्टमाइजेशन, समय सीमा का बढ़ना, डेटा माइग्रेशन, प्रशिक्षण, सिस्टम इंटीग्रेशन, उत्पादकता में कमी और निरंतर रखरखाव। यदि इन खर्चों को पहले से पहचाना जाए तो बेहतर वित्तीय योजना बनाई जा सकती है और बजट से अधिक खर्च होने की संभावना कम हो जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में प्रशिक्षण लागत एक महत्वपूर्ण लेकिन छिपा हुआ खर्च है। कर्मचारियों को केवल सॉफ्टवेयर इंटरफेस नहीं, बल्कि नई प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों को भी सीखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक रिसीविंग क्लर्क को ईआरपी सिस्टम में अकाउंटिंग से जुड़े कार्य भी सीखने पड़ सकते हैं। हालांकि इस खर्च को अक्सर कम आंका जाता है और बजट तंगी के दौरान सबसे पहले कटौती की जाती है। प्रशिक्षण बदलाव प्रबंधन और सिस्टम को अपनाने के लिए आवश्यक होता है। बेहतर परिणामों के लिए कुछ सुझाव है: परियोजना के कुल बजट का 10 से 15% हिस्सा प्रशिक्षण के लिए आवंटित करें। ट्रेन द ट्रेनर अप्रोच अपनाएं, जिससे कंसल्टेंसी लागत कम हो सके और सिस्टम को बेहतर स्वीकृति मिले।
ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन से जुड़े खर्चे भी छिपे हुए होते हैं। कस्टमाइजेशन तब आवश्यक होता है जब ईआरपी सिस्टम किसी व्यावसायिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर पाता और उसे अनुकूलित करना पड़ता है। कई बार यह लागत ईआरपी पैकेज की कीमत से भी अधिक हो जाती है। सिस्टम इंटीग्रेशन के दौरान ईआरपी को अन्य सॉफ्टवेयर जैसे कि पुराने सिस्टम्स, लेगेसी सिस्टम्स और ई बिजनेस एप्लीकेशंस के साथ जोड़ने की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया जटिल और महंगी होती है। यदि ईआरपी के कोर कोड में बदलाव किए जाते हैं तो इससे रखरखाव और टेस्टिंग की लागत तेजी से बढ़ जाती है। डेटा कन्वर्शन और डेटा एनालिसिस भी ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण छिपे हुए खर्चे हैं। डेटा कन्वर्जन के दौरान पुराने सिस्टम से डेटा को ईआरपी में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें डेटा की सफाई, क्लीनिंग और पुनः प्रारूपण रिफॉर्मेटिंग करना शामिल होता है। अक्सर पुराने डेटा में त्रुटियां या असंगतियां होती है, जिससे कन्वर्जन लागत बढ़ जाती है। डेटा एनालिसिस के लिए ईआरपी डेटा को बाहरी डेटा के साथ जोड़ा जाना पड़ता है ताकि व्यापक विश्लेषण किया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त निवेश जैसे डेटा वेयरहाउस और बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स की आवश्यकता हो सकती है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट फीस और एम्प्लॉय टर्नओवर भी छिपे हुए खर्चों में शामिल है। ईआरपी की जटिलता के कारण कंसल्टेंसी शुल्क अक्सर बहुत अधिक होते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कंसल्टेंट्स मापनीय प्रशिक्षण और ज्ञान हस्तांतरण प्रदान करें ताकि उन पर निर्भरता कम हो सके। एम्प्लॉय टर्नओवर एक अन्य चुनौती है। ईआरपी प्रोजेक्ट में शामिल शीर्ष कर्मचारी नई स्किल्स हासिल करने के बाद संगठन छोड़ सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए रिटेंशन बोनस और करियर एडवांसमेंट के अवसर प्रदान करने चाहिए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के बाद कंटिन्यूइंग मेंटेनेंस कॉस्ट्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। गो लाइव के बाद रिपोर्ट लेखन, सिस्टम अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन और समस्या समाधान जैसी गतिविधियां 1 साल या उससे अधिक समय तक चल सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ईआरपी से जुड़े प्रोजेक्ट टीम के सदस्य अपनी पिछली भूमिकाओं में तुरंत न लौटें। कई संगठन इन निरंतर खर्चों को कम आंकते हैं, जिसके कारण गो लाइव के बाद बजट में अधिक खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बजट से अधिक खर्च होने का खतरा रहता है। इनमें शामिल है प्रशिक्षण, कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन, डेटा कन्वर्जन, डेटा एनालिसिस, कंसल्टेंसी फीस, कर्मचारी टर्नओवर और रखरखाव। इन छिपे हुए खर्चों को पहले से पहचानने और सही योजना बनाने से ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया को अधिक सुचारू और बजट अनुकूल बनाया जा सकता है। कई कंपनियां अपने स्वयं के ईआरपी सिस्टम विकसित नहीं कर पाती क्योंकि ये एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें व्यापक संसाधनों और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि कंपनियों के पास सक्षम आईटी स्टाफ होता है, लेकिन उनमें बड़े पैमाने पर एकीकृत ईआरपी सिस्टम बनाने का अनुभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त ईआरपी विकास आमतौर पर अधिकांश संगठनों का मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य नहीं होता। अगर कंपनियां अपने संसाधनों को ईआरपी विकास में लगा दें तो उनके मुख्य उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने से ध्यान भटक सकता है। दूसरी ओर ईआरपी वेंडर्स इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले, स्केलेबल और तकनीकी रूप से उन्नत ईआरपी पैकेज प्रदान करते हैं। इनकी विशेषज्ञता का लाभ यह है कि कंपनियां अपने व्यवसाय के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जबकि ईआरपी सिस्टम की दक्षता से लाभ उठाती है। अब बात करते हैं इन हाउस ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के फायदे और नुकसान की। फायदे: टेलर्ड सॉल्यूशन। कंपनियां अपने व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइजेशन कर सकती है। नॉलेज रिटेंशन। आंतरिक टीम को ईआरपी सिस्टम का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। कंट्रोल। कंपनियों को इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया और समय सीमा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। नुकसान: रिसोर्स इंटेंसिव। इसमें अत्यधिक संसाधनों और कुशल जनशक्ति के निवेश की आवश्यकता होती है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज। आंतरिक टीम में बड़े ईआरपी प्रोजेक्ट्स का अनुभव नहीं हो सकता, जिससे त्रुटियां और अक्षमताएं उत्पन्न हो सकती है। रिस्क ऑफ फेलियर। गलतियों के कारण देरी, बजट ओवररन और यहां तक कि परियोजना विफलता का जोखिम हो सकता है। इन हाउस ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कुछ अतिरिक्त चुनौतियां भी होती है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ईआरपी प्रोजेक्ट को प्रबंधित करने के लिए परियोजना प्रबंधन, बदलाव प्रबंधन और जोखिम शमन में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। कर्मचारियों में नई तकनीक अपनाने या नौकरी खोने का डर परियोजना की प्रगति में बाधा डाल सकता है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन नीड्स। ईआरपी लागू होने के बाद निरंतर समर्थन के लिए कम विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जिससे अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती महंगी हो सकती है। निष्कर्ष: इन हाउस इंप्लीमेंटेशन में प्रारंभिक लागत और जोखिम अधिक होते हैं। कंपनियां विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स के साथ साझेदारी करके लाभ उठा सकती है,
जबकि आंतरिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर भविष्य में सिस्टम को प्रबंधित करने में सक्षम बना सकती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ प्रमुख कौशलों की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट एंड टीम मैनेजमेंट, बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स का समन्वय करना जिनमें कई कार्यों की परस्पर निर्भरता होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लागत और समय में ओवररन जैसी समस्याओं को प्रभावी ढंग से संभालना। पीपल स्किल्स, बदलाव के प्रति प्रतिरोध को प्रबंधित करना और विवादों का समाधान करना। लीडरशिप एंड ट्रेनिंग, विभिन्न टीमों का नेतृत्व करना और ईआरपी के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाने के लिए कुछ सिफारिशें। एंगेज एक्सपर्ट्स, प्रमुख इंप्लीमेंटेशन कार्यों के लिए अनुभवी ईआरपी वेंडर्स और कंसल्टेंट्स को शामिल करें। इंटरनल पार्टिसिपेशन, आंतरिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि उन्हें विशेषज्ञता और सिस्टम की स्वामित्व भावना प्राप्त हो। मुख्य फोकस एरिया, परियोजना के दौरान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ताकि भविष्य में प्रशिक्षण लागत कम हो। प्रशिक्षित कर्मचारियों का उपयोग भविष्य के इंप्लीमेंटेशन और सिस्टम समर्थन के लिए करना। बैलेंस्ड अप्रोच, बाहरी विशेषज्ञता और आंतरिक क्षमता निर्माण का संयोजन करके ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अधिकतम सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एसडीएलसी एक व्यवस्थित ढांचा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन, विकसित और बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये ईआरपी परियोजनाओं को समय, बजट और गुणवत्ता सीमाओं के भीतर व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। क्योंकि ईआरपी सिस्टम प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करता है, इसलिए इसकी जटिलता, स्केलेबिलिटी और रखरखाव को प्रबंधित करने के लिए एसडीएलसी आवश्यक हो जाता है। एसडीएलसी ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यह प्रोजेक्ट टीम को योजना से लेकर रखरखाव तक हर चरण में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रिस्क मैनेजमेंट, संभावित जोखिमों की समय से पहचान करके उन्हें हल करने में मदद करता है। कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित संशोधन सुनिश्चित करता है। क्वालिटी एश्योरेंस, नियमित टेस्टिंग और फीडबैक लूप्स के माध्यम से सिस्टम के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बनाए रखता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में एसडीएलसी के प्लानिंग और एनालिसिस चरणों का महत्व समझते हैं। 1. प्लानिंग, इस चरण में व्यावसायिक लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है, जैसे कि संचालन में दक्षता सुधारना। तकनीकी, आर्थिक और संसाधनों से जुड़ी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन फीजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने इन्वेंट्री और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को ईआरपी के माध्यम से सुव्यवस्थित करने की योजना बना सकती है। 2. एनालिसिस, इस चरण में विभिन्न विभागों के हितधारकों से चर्चा करके विस्तृत आवश्यकताओं को एकत्रित किया जाता है। वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मानचित्रण, मैपिंग करके उनमें मौजूद कमियों को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक रिटेल व्यवसाय को अपनी सेल्स, इन्वेंट्री और कस्टमर मैनेजमेंट के बीच बेहतर इंटीग्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं एसडीएलसी के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन चरणों की। 3. डिजाइन, इस चरण में ईआरपी मॉड्यूल आर्किटेक्चर का एक ब्लूप्रिंट विकसित किया जाता है। तकनीकी विशिष्टताओं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को परिभाषित किया जाता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं का विवरण शामिल होता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ी कंपनी अपने वित्त, एचआर और लॉजिस्टिक्स के लिए ईआरपी मॉड्यूल डिजाइन कर सकती है। 4. इंप्लीमेंटेशन, इस चरण में ईआरपी मॉड्यूल्स को कस्टमाइज और विकसित किया जाता है। पुराने सिस्टम से डेटा को साफ करके और सही प्रारूप में ईआरपी में स्थानांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्राहक, सप्लायर और इन्वेंट्री डेटा को स्थानांतरित करके व्यावसायिक संचालन को सुचारू बनाया जा सकता है। एसडीएलसी के अगले चरण है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। 5. टेस्टिंग, इस चरण में यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी मॉड्यूल एक साथ सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटी भी की जाती है ताकि यह पुष्टि हो सके कि व्यावसायिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है। उदाहरण के लिए, वित्तीय मॉड्यूल का परीक्षण किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि लेन देन सही ढंग से रिकॉर्ड हो रहे हैं। 6. डिप्लॉयमेंट, इस चरण में ईआरपी सिस्टम को लाइव वातावरण में स्थापित और कॉन्फ़िगर किया जाता है। प्रारंभिक चरण में उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक हेल्थ केयर संगठन ईआरपी को रोगियों के रिकॉर्ड और बिलिंग प्रबंधन के लिए तैनात कर सकता है। अब बात करते हैं एसडीएलसी के अंतिम चरण मेंटेनेंस की। इस चरण में सिस्टम को नियमित समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि अपडेट्स और समस्याओं का समाधान हो सके।
उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर सिस्टम को समय समय पर अनुकूलित, ऑप्टिमाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक विश्वविद्यालय अपने ईआरपी सिस्टम को डेटा सुरक्षा में सुधार और शोध प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ने के लिए अपडेट कर सकता है। एसडीएलसी का ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई लाभ होते हैं। ये संचित दृष्टिकोण अपनाने से जोखिम कम हो जाते हैं और परियोजना की सफलता सुनिश्चित होती है। ये व्यवसायिक कार्यों के एकीकरण और सिस्टम की स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। नियमित फीडबैक और अपडेट्स के माध्यम से निरंतर सुधार को सक्षम करता है। एसडीएलसी के मुख्य चरण हैं प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। इसका परिणाम एक ऐसा ईआरपी सिस्टम होता है जो दक्ष, विश्वसनीय और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन यानी साध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक कार्यप्रणाली है जिसका उपयोग सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के विश्लेषण और डिजाइन के लिए किया जाता है। साध का मुख्य फोकस है आवश्यकताओं को समझना और उन्हें मॉडल्स के माध्यम से स्पष्ट करना। इन मॉडल्स में डेटा फ्लो डायग्राम्स, डीएफडीज और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, ईआरडीज शामिल होते हैं। साध ये सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर विकास में स्पष्टता, स्थिरता और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाए। ईआरपी सिस्टम में साध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये वित्त, मानव संसाधन, एचआर, सप्लाई चेन जैसे जटिल व्यवसायिक कार्यों को एकीकृत करता है। ये एक संरचित ढांचा प्रदान करता है जो त्रुटियों को कम करता है और हितधारकों के बीच बेहतर संचार को सक्षम बनाता है। साथ ही ये ईआरपी कस्टमाइजेशन और प्रक्रिया अनुकूलन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है। साध प्रक्रिया का पहला चरण है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस चरण में विभिन्न हितधारकों से जानकारी एकत्रित की जाती है। डेटा कलेक्शन, इसके लिए इंटरव्यू, प्रश्नावली और अवलोकन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स, डेटा प्रवाह, डेटा फ्लो और संबंधों, रिलेशनशिप्स को विजुलाइज करने के लिए डीएफडीज और ईआरडीज जैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी सिस्टम में आवश्यकताओं का विश्लेषण इन्वेंट्री प्रबंधन और उत्पादन शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं का मानचित्रण, मैपिंग करके किया जा सकता है। अब बात करते हैं साध के अगले चरणों की, यानी सिस्टम डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग। 2. सिस्टम डिजाइन। इस चरण में सिस्टम मॉडल्स विकसित किए जाते हैं जो डेटा प्रवाह, मॉड्यूल संरचना और इंटरफेस को दर्शाते हैं। इसके साथ ही तकनीकी विशिष्टताओं को परिभाषित किया जाता है ताकि विकास कार्यों का मार्गदर्शन किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक रिटेल सिस्टम में सेल्स प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए ईआरपी मॉड्यूल डिजाइन किए जा सकते हैं। 3. इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग। इस चरण में योजना बनाई जाती है कि नया सिस्टम मौजूदा सिस्टम्स के साथ कैसे एकीकृत होगा या उनकी जगह कैसे लेगा। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मानव संसाधनों का आवंटन किया जाता है और विस्तृत समय सीमाएं व माइलस्टोन निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक चरणबद्ध ईआरपी डिप्लॉयमेंट की योजना बनाई जा सकती है जहां वित्त और इन्वेंट्री जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल को प्राथमिकता दी जाती है। साध के अगले चरण है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। 4. टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। इस चरण में यूनिट, इंटीग्रेशन और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम की कार्यक्षमता सही है। फीडबैक एकत्रित करके आवश्यकतानुसार सिस्टम में समायोजन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय मॉड्यूल का परीक्षण किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि लेन देन सुरक्षित और सही ढंग से दर्ज हो रहे हैं। 5. मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। इस चरण में निरंतर तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाता है और नियमित अपडेट्स किए जाते हैं ताकि व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सिस्टम बना रहे। सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी की जाती है और उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन लागू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक हेल्थ केयर संगठन अपने ईआरपी सिस्टम को नए नियमों के अनुसार अपडेट कर सकता है। साध का ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई लाभ होते हैं। की एडवांटेजेस। ये व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण में सुधार करता है, मानकीकृत मॉडल्स और डायग्राम्स के माध्यम से बेहतर संचार को सक्षम बनाता है। एक चरण दर चरण प्रक्रिया अपनाने से त्रुटियों की संभावना कम होती है। साध का अंतिम परिणाम होता है एक मजबूत, दक्ष और अनुकूलनशील ईआरपी सिस्टम जो संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करता है और निरंतर सुधार का समर्थन करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर सिस्टम डेवलपमेंट की एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो वास्तविक दुनिया की वस्तुओं, एंटिटीज को ऑब्जेक्ट्स के रूप में मॉडल करती है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य सिस्टम की मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बढ़ाना होता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स
क्लासेस, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया जाता है ताकि जटिल सिस्टम डिजाइन और विकास को सरल बनाया जा सके। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें गुण, एट्रीब्यूट्स और कार्य, मेथड्स होते हैं। उदाहरण के लिए एक कार ऑब्जेक्ट में गुण हो सकते हैं जैसे रंग, कलर और मॉडल और कार्य हो सकते हैं जैसे स्टार्ट और स्टॉप। क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें सामान्य गुण और कार्य परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार क्लास से कई कार ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिनके अलग अलग गुण हो सकते हैं। इनहेरिटेंस इसमें एक नई क्लास किसी मौजूदा क्लास से सुविधाओं को विरासत में लेती है। उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स कार क्लास से इनहेरिट करती है और अतिरिक्त फीचर्स जैसे टर्बो बूस्ट जोड़ सकती है। एनकैप्सुलेशन ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के आंतरिक डेटा को बाहरी एक्सेस से छिपाने पर आधारित है। इससे डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित होती है। पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑब्जेक्ट्स को उनकी क्लास के आधार पर अलग अलग व्यवहार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए स्टार्ट मेथड का कार्य कार और बाइक क्लास में अलग अलग हो सकता है। एब्स्ट्रैक्शन ये जटिल विवरणों को छिपाने और केवल आवश्यक फीचर्स को उजागर करने का कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए एक उपयोगकर्ता कार चला सकता है बिना इंजन की तकनीकी जानकारी जाने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट की प्रक्रिया के चरणों में सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस चरण में सिस्टम की आवश्यकताओं को एकत्रित और परिभाषित किया जाता है। मुख्य ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के संबंधों की पहचान की जाती है। सिस्टम डिजाइन इस चरण में सिस्टम आर्किटेक्चर को परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लास और इंटरैक्शन डायग्राम शामिल होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के सहयोग, कोलैबोरेशन को योजना के अनुसार डिजाइन किया जाता है ताकि सिस्टम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए एक लाइब्रेरी सिस्टम में बुक, मेंबर और लाइब्रेरियन ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जा सकते हैं। अगले चरणों में आता है ऑब्जेक्ट डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्ट डिजाइन इसमें क्लास के गुणों, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और इंटरैक्शन को विस्तार से परिभाषित किया जाता है। डिजाइन पैटर्न का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जो बार बार सामने आती है। इंप्लीमेंटेशन डिजाइन कोड में अनुवादित किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं जैसे जावा या पाइथन का उपयोग होता है। इस चरण में परिभाषित क्लासेस और मेथड्स को विकसित किया जाता है। टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट सही ढंग से कार्य कर रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन की जांच की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट का अंतिम चरण है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इसमें सिस्टम को उत्पादन, प्रोडक्शन वातावरण में स्थापित किया जाता है। बग्स को ठीक करने, नई आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रदर्शन सुधारने के लिए निरंतर रखरखाव प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए एक लाइब्रेरी सिस्टम में नए उपयोगकर्ता फीचर्स जोड़ने या नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपडेट किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के कुछ प्रमुख लाभ है। मॉड्यूलैरिटी सिस्टम को छोटे, स्वतंत्र ऑब्जेक्ट्स में विभाजित किया जाता है जिससे इसे समझना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। रीयूजेबिलिटी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को विभिन्न प्रोजेक्ट्स में पुनः उपयोग किया जा सकता है जिससे विकास समय बचता है। स्केलेबिलिटी नई सुविधाएं जोड़ने पर मौजूदा कोड पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। मेंटेनेबिलिटी एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलैरिटी सिस्टम को अपडेट और संशोधित करना आसान बनाते हैं। रियल वर्ल्ड मैपिंग ये वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को मॉडल करने में मदद करता है जिससे सिस्टम अधिक सहज, इंट्यूटिव बनता है। एक उदाहरण के रूप में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को देखें। इसमें प्रमुख ऑब्जेक्ट्स होते हैं बुक, मेंबर और लाइब्रेरियन। बुक ऑब्जेक्ट इसमें गुण होते हैं जैसे टाइटल, लेखक, ऑथर और ISBN। इसके मेथड्स हो सकते हैं चेकआउट और रिटर्न। मेंबर ऑब्जेक्ट ये यूजर क्लास से इनहेरिट करता है और बोरो हिस्ट्री जैसे फीचर्स जोड़ता है। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन से बुक लेंडिंग, रिटर्न और यूजर रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं संचालित होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और इंटरैक्शंस पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे कोड का पुनः उपयोग, कोड रीयूज बढ़ता है और जटिलता घटती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होता है और स्केलेबल तथा मेंटेनेबल सिस्टम विकास के लिए आवश्यक है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही नए और उपयोगी कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।